राहुल की इस हरकत से परिधि हैरान रह गई। वहीं कबीर को भी राहुल पर बहुत गुस्सा आया। राहुल, ये तुम किस तरह से मुझसे पेश आ रहे हो? तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। परिधि उसकी बात सुनकर चौंक कर खड़ी हो गई। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? ओह, कितनी भोली हो ना तुम, बेचारी को जानती ही नहीं। राहुल ने बहुत ही बदतमीजी भरे लहजे में कहा और अपने फोन में परिधि को उसकी और कबीर की तस्वीर दिखाई। ये सब क्या है? तुम इस कबीर के साथ क्या कर रही हो? कबीर का नाम इतनी बेइज्जती से लेने पर वहाँ मौजूद पूरा स्टाफ आपस में बात करने लगा कि ये इंटर्न इतने सीनियर डॉक्टर के बारे में कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है। परिधि और कबीर अपनी रीयूनियन वाले दिन की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतनी घटिया हरकत किसने की है। क्या हुआ? सारी पोल पट्टी खुल गई तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बहाना बनाऊं। कबीर टेंशन में आ गया कि कहीं राहुल यहाँ सबके सामने ही कुछ भी बोलना ना शुरू कर दे। तभी परिधि राहुल के पास आकर इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, राहुल, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर पहले यहाँ से चलो। और वो राहुल का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। तभी राहुल ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो बात करनी है यहीं कर। और बता, क्या कर रही थी तू उसके साथ, और कब से चल रहा है ये सब? बोल बोल। राहुल को इस तरह से बात करते देखकर परिधि को गुस्सा आ गया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? उसी तरह से जिसके तू लायक है। अरे माना कि मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ था, पर दिलो जान से चाहा था तुझको। कितने नोट उड़ाए थे तुझ पर मैंने, पर फिर भी तू इस कबीर की बाहों में ही जाकर गिरी, वो भी मुझसे मंगनी होने के बाद। भूल गई कैसे 7 साल पहले तुझे धोखा देकर भाग गया था? उस वक्त मैं ही था जिसने तुझे और तेरे परिवार को संभाला था। राहुल की ये बातें सुनकर परिधि को बहुत जिल्लत महसूस हो रही थी, पर फिर भी राहुल नहीं रुका। हाँ, अब मैं समझा कि तू रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए क्यों मान गई, क्योंकि अपने आशिक के साथ रंग। राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर पड़ा और 5 उंगलियां उसके गाल पर छप गईं। राहुल एकदम शॉक्ड रह गया। उसके सामने कबीर खड़ा था जो उसे गुस्से में देख रहा था। बस अपनी हद में रहो। और हाँ, करता हूँ मैं परिधि से प्यार, बहुत प्यार। ये सुनकर परिधि भी शॉक्ड रह गई और वहाँ खड़े लोग भी ये सुनकर आपस में बातें करने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? सच कह रहा हूँ परिधि, और मैं कब से राहुल का ये चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाहता था। परिधि बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसे लग रहा था मानो वहाँ खड़े सभी लोग उसी को घूर रहे हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर चली गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये देखकर राहुल पीछे से चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, जा जा अपनी माशुका के पीछे। निकालो इस बदतमीज लड़के को यहाँ से, पूरे हॉस्पिटल में तमाशा खड़ा कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर गार्ड्स ने राहुल को पकड़कर हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया। तभी हॉस्पिटल के अंदर से आए एक गार्ड ने उसे सस्पेंशन लेटर देते हुए बोला, तुम्हें हॉस्पिटल में हाथापाई और स्टाफ के साथ मिसबिहेव करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल ने गुस्से से वो लेटर देखा और फिर उसे फाड़ दिया। अरे चल, इस 2 कौड़ी के हॉस्पिटल में मुझे भी चाकरी करने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर राहुल गुस्से में वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ परिधि रोते हुए सड़क के बीचों बीच कैब रोक रही थी। ऑटो, ऑटो! उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी और वो बस कैसे भी करके घर पहुंचना चाहती थी। तभी वहाँ कबीर भागता हुआ आया। परिधि, मेरी बात तो सुनो। परिधि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस हर आते जाते ऑटो को रोकने की कोशिश करती रही। एटलीस्ट तुम सड़क के किनारे तो आ जाओ, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से निकल रही हैं परिधि। ये सुनकर परिधि गुस्से से उसकी तरफ पलटकर देखने लगी। मेरी जिंदगी पूरी तरह से रौंदने के बाद अब मेरी केयर करने का नाटक कर रहे हो तुम? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने देखा नहीं राहुल क्या कह रहा था? मैं तो बस उसे। कबीर की बात पूरी करने से पहले ही परिधि बोली, राहुल की छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये तस्वीरें राहुल को क्यों भेजी? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत से मेरे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। आई नो कि ये सब तुमने ही किया है, वो भी जानबूझकर। ये कहकर वो रोने लगी, जिसे देखकर कबीर परेशान हो गया। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मैंने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ ये सब देख के। ऑफ कोर्स होगे, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मंसूबे जो पूरे नहीं हो पाए। परिधि उससे गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें दुनिया के सामने ऐसे जलील करना तो दूर, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
एग्जैक्टली तुम मेरे बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। ये तंज कसते हुए परिधि ने ऑटो रोकी और उसमें बैठकर चली गई। कबीर बस बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह गया। दूसरी तरफ राहुल एक डिम लाइट के कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तभी पीछे से एक हाथ उसके सीने पर आया और एक 20 साल की लड़की बिंदिया, जिसने लाल कलर का लहंगा और चोली पहना हुआ था और चटक मेकअप किया हुआ था, उसने पीछे से राहुल को हक कर लिया। क्या बात है राजा, तुम किस आग में इतना जल रहे हो? देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। ये कहकर बिंदिया अपनी चुन्नी से उसका माथा पोंछने लगी। राहुल ने टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाई और एक सांस में पूरी शराब पीकर खाली बोतल टेबल पर पटकते हुए बोला, समझती क्या है वो अपने आप को? मुझे डबल क्रॉस करेगी। राहुल रायचंद को दिखा दिया आज मैंने उसे उसकी औकात। चलो अच्छा है कि तुमने उसे छोड़ दिया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहकर बिंदिया राहुल के गले लगने लगी, जिससे राहुल बहुत इरिटेट हो गया और उसने उसे कसकर धक्का देकर झिड़क दिया। चल हट, बड़ी आई ये कहने वाली कि मैं सिर्फ तेरा हूँ। शायद तू अपनी औकात भूल रही है कि तू कौन है, कहाँ रहती है और किससे बात कर रही है। राहुल रायचंद कभी किसी ऐसी औरत का नहीं हो सकता जो हर रात मर्द बदलती है। बिंदिया को राहुल की बात बहुत बुरी लगी। अच्छा, ये बोल कौन रहा है, जरा देखो तो। अगर इतना ईमान वाला है तू तो रोज यहाँ क्यों आता जाता है दूसरों की छोड़ी हुई बिंदिया को चखने? बोल, चल अब निकल, बड़ा आया हीरोगिरी झाड़ने वाला। राहुल ने गुस्से से उसकी तरफ चार्ज किया। चुप, ज्यादा चिक चिक की ना तो हल्ला मचाकर सबको बुला लूंगी और फिर तुझे यहीं सारी औरतों के सामने जूते मार मार के भगाऊंगी, समझा? राहुल को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और जैसे ही वो वहाँ से जाने को हुआ तभी बिंदिया ने उस पर थूक दिया। सुन चिकने, दोबारा दिखाई मत देना इधर, वरना मैं खुद जाकर तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी उस लड़की के सामने कि तू उससे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके शरीर को रौंदना चाहता है। और जिस दिन तेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी तू उसे छोड़ देगा, और साथ में वो बात भी जिसे तू सालों से दबाए है। चुप, अब तक जो बोल रही थी मैं सुन ले रहा था, पर अगर ये बात जुबान पर लाई ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कीमत तू वसूलती है हर महीने। बिंदिया ने गुस्से से राहुल की तरफ देखा। राहुल ने भी बेहद नफरत भरी नजर उस पर डाली और वहाँ से चला गया। इधर सुषमा और अक्षत हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। सुषमा ने अपना फेवरेट सीरियल लगाया हुआ था, जिसे देखकर अक्षत हंसते हुए बोला, आपको क्या मजा आता है ये मनगढ़ंत कहानियां देखने में? इससे अच्छा तो क्रिकेट देख लीजिए। तुम ही देखो, सुषमा ने मुंह बनाते हुए कहा और अक्षत उन्हें देखकर हंसने लगा। तभी उनके घर की बेल बजी। अरे, इस वक्त कौन आ गया? तभी उनके घर की बेल बार बार बजने लगी, जिसे देखकर सुषमा और अक्षत दोनों को बहुत अजीब लगा। अरे कौन है? आ रही हूँ, वेट। पर बेल तब भी लगातार बजे जा रही थी। सुषमा ने भागकर दरवाजा खोला और शॉक्ड रह गई। उनके सामने राहुल शराब के नशे में धुत खड़ा था। राहुल को ऐसी हालत में देखकर सुषमा परेशान हो गई। अरे राहुल बेटा, क्या हुआ तुम्हें और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अक्षत भी वहाँ आ गया और राहुल को ऐसी हालत में देखकर परेशान होने लगा। सुषमा उसका हाथ पकड़कर अंदर लाने लगी। तभी राहुल ने अपना हाथ झटकते हुए छुड़ा लिया। छोड़ो मेरा हाथ और बंद करो अपना ये नाटक। चुपचाप परिधि को बुलाओ। ये पहली बार था जब राहुल ने उन लोगों से इस तरह से बात करी थी। सुषमा और अक्षत दोनों हैरान रह गए। परिधि तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना हॉस्पिटल? अरे झूठ बोलती है वो, मेरे साथ होने का तो नाटक करती है। हकीकत में तो अपने पुराने आशिक उस कबीर से मिलने जाती है वो। कबीर का नाम सुनकर सुषमा और अक्षत दोनों शॉक्ड रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? और तुम परिधि के लिए ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मॉम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ। होश में तो आज मैं आया हूँ, जो मैंने तुम जैसों को इतनी इज्जत दी और तुम्हारी इस बहन परिधि को इतना प्यार दिया, जो एक नंबर की गिरी हुई घटिया और धोखेबाज लड़की है। अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अक्षत को गुस्सा आ गया और वो राहुल की तरफ चार्ज करते हुए बोला, अब अगर तुमने एक भी गलत शब्द मेरी बहन के लिए निकाला ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के होने वाले पति हो। अरे भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। राहुल ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ परिधि आ गई। दीदी। राहुल ने पलटकर परिधि को देखा।
आइए आइए, आ गई आप अपने आशिक से चोंच लड़ा के। तुमने हॉस्पिटल में जो किया सो किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी फैमिली के साथ भी इस तरह से बिहेव करोगे, जो कि तुम्हें इतनी इज्जत और प्यार देते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम लोगों का ये बनावटी प्यार और इज्जत। मैं यहाँ तुमसे बस ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसीलिए मैं अभी इसी वक्त हमारा रिश्ता तोड़ता हूँ। ये कहकर राहुल ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उंगली से निकालकर परिधि की तरफ फेंक दी। सभी लोग राहुल की बात सुनकर शॉक्ड रह गए। राहुल की बात सुनकर परिधि कैसे रिएक्ट करेगी? क्या कबीर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? कौन सा राज है राहुल का जो बिंदिया को पता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राहुल की बात सुनकर सुषमा रोने लगी। बेटा, जल्दबाजी में जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। तुम तो परिधि से प्यार करते हो ना, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं परिधि से प्यार करता हूँ पर वो नहीं, और इतने सालों से मैंने रिश्ता निभाया है पर परिधि ने नहीं, और उसका रीजन मुझे अब समझ आ चुका है। वो आज भी कबीर से प्यार करती है और उसी के वापस आने का इंतजार कर रही थी, इसीलिए हर बार शादी की बात पर पढ़ाई पूरी करने का बहाना करती थी। उसकी बात सुनकर अक्षत परेशान होते हुए बोला, ऐसा नहीं है जीजू, अगर ऐसा नहीं है तो पूछो अपनी बहन से कि उस कबीर के साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही थी। कबीर हॉस्पिटल में? मैं कुछ समझी नहीं। कबीर ने अपोलो हॉस्पिटल में ही एज सर्जन ज्वाइन किया है और आते ही परिधि ने कबीर को एक सर्जरी में असिस्ट भी किया। पहले दिन ज्वाइन किए इंटर्न को इतने बड़े डॉक्टर ने खुद सिफारिश करके सर्जरी में असिस्ट करने को कहा। क्या ये कोई छोटी बात है? एक्चुअल में ये इन दोनों की प्री प्लानिंग थी साथ आने की। इसी वजह से परिधि उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए मरी जा रही थी। राहुल की बात सुनकर सुषमा ने गुस्से से परिधि की तरफ देखा। तभी अक्षत बात संभालते हुए बोला, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। आराम से बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं अक्षत, और तुम्हारी बहन की चुप्पी इस बात को प्रूव कर रही है। राहुल ने गुस्से में परिधि की तरफ देखकर बोला, जो बिल्कुल पत्थर बनी एकटक दीवार को देखे जा रही थी। सुषमा और अक्षत ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चला गया। राहुल के जाते ही सुषमा घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परिधि उनके पास आई और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी सुषमा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा, जिससे परिधि और अक्षत दोनों शॉक्ड रह गए। कब से चल रहा है ये सब? मॉम, आप ये जस्ट शट अप। जितना पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दो। जो राहुल ने कहा क्या वो सच है? क्या वो लड़का भी उसी हॉस्पिटल में है? बोलो। परिधि ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी सुषमा ने उसे एक और चांटा मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस आदमी ने तुम्हारे पिता की जान ली, तुम अभी भी उसके साथ रिश्ते में हो। मॉम, ये सच नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। वो मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़ी मुश्किल से मैंने हम दोनों के रिश्ते को सुधारा था, पर आज तुमने फिर वही हरकत करके मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हूँ कि तुम्हें माफ करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। सुषमा के ये शब्द परिधि के दिल को चीर गए, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुषमा ने गुस्से से कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये कहकर सुषमा वहां से चली गई। परिधि खुद को संभाल नहीं पाई और आंखों में आंसू भरे घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कबीर ने एक घर की डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। कबीर के सामने रिचा खड़ी हुई थी। तुम यहाँ इस वक्त? आओ। कबीर रिचा के साथ घर के अंदर चला गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आना पड़ा रिचा। ये कहकर कबीर ने रिचा को हॉस्पिटल में हुई सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। राहुल ने ऐसा किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। एक्चुअली वही ऐसी हरकत कर सकता है। काश वो सब ना हुआ होता तो आज के हालात ऐसे ना होते। रिचा की बात सुनकर कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू कबीर को 7 साल पहले की दुनिया में ले गए, जब परिधि और कबीर साथ में थे। क्या सोच रहे हो कबीर? कुछ नहीं, बस यही कि इतने कम वक्त में हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे हैं। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर किसी वजह से हम एक दूसरे से दूर
ऐसी बात तुम सोचते भी क्यों हो? क्यों होंगे हम एक दूसरे से अलग? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा पढ़ाई से ध्यान हट गया है। हम दोनों डॉक्टर बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। परिधि की बात सुनकर कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? मैं एक बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ और तुम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हो। तुम बताती भी हो कि तुम्हारी माँ को गरीब लोग पसंद नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगी? इतनी आगे की बातें सोचने लगी कबीर? अभी हम 11th स्टैंडर्ड में हैं। पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। जब हम दोनों अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो कि हम होंगे, तब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सही कह रही हो तुम। मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा। चलो क्लास में चलते हैं, लंच खत्म होने वाला है और तुम्हारी सहेली ऋचा भी तुम्हें ढूंढ रही होगी। ये कहकर कबीर हंसकर वहाँ से जाने लगा। तभी बेंच पर बैठी परिधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात तुम याद रखना कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिधि के मुंह से निकले आखिरी शब्द कबीर के कानों में गूंजने लगे और उसने अपनी आंखें खोल ली। उसकी नजर सामने खड़ी ऋचा पर पड़ी, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। कहाँ खो गए कबीर? कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें। कुछ नहीं, बस अतीत की यादें अपने साथ ले गई थी। खैर तुम बताओ, क्या कह रही थी? आगे क्या करना है कबीर? कुछ सोचा है तुमने? तुम्हारे कहने पर मैं परिधि को झूठ बोलकर रीयूनियन में ले आई। यहाँ तक कि जब तुम चोरी छुपे उसके कमरे में उस रात घुसे, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से उसे उस राहुल के चंगुल से छुड़ा पाऊं। सालों पहले हुए उस हादसे का सबसे ज्यादा फायदा उसने ही उठाया है और परिधि ने भी गुस्से में आकर सुषमा आंटी के दबाव में उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया है। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब कुछ गलत नहीं होगा। फिलहाल तुम परिधि को फोन करो। पता नहीं आज की बात के बाद वो किस हाल में होगी। अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर कबीर वहाँ से चला गया। कबीर के जाने के बाद ऋचा परिधि का फोन ट्राई करने लगी, पर उसका फोन लग नहीं रहा था। वहीं कुछ ही देर में कबीर अपने घर पहुँच गया, जहाँ उसके पिता और माँ खटिया पर बैठे हुए थे। कबीर ने अपनी माँ की तरफ देखकर स्माइल पास की और वहाँ से जाने लगा कि तभी उसके पिता ने उसे रोक लिया। घड़ी देखी है तुमने? समय का कुछ अंदाजा है कि नहीं तुम्हें? ये कोई वक्त है घर आने का? डॉक्टर का पेशा समय में नहीं बांधा जा सकता। खैर जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर वहीं रुक गया। तभी हरीश ने तखत पर रखी डायरी से एक तस्वीर निकालकर कबीर के सामने कर दी। ये क्या है? इसका नाम सेजल है। इसके बाप का कार का बहुत बड़ा बिजनेस है और इस लड़की से हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? कबीर ने एक नजर अपनी माँ की तरफ डाली, जो तखत पर परेशान सी बैठी हुई थी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या क्या कहा तुमने? देख रही हो अपने सुपुत्र के लक्षण? ये मेरी बात को मना कर रहा है। तो आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते। अच्छा, तो ये शायद तुम्हारी तरफ से दी गई है। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये कहकर हरीश सुनैना की तरफ गुस्से से बढ़े। तभी कबीर ने उन्हें रोका। खबरदार, अगर आपने मेरी माँ से कुछ भी कहा, मेरा फैसला सिर्फ मेरा है। माँ का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो बेटा आज तू उसी इंसान को आग दिखा रहा है जिसकी वजह से तू आज आग दिखाने के काबिल बना है। मत भूल, आज तू जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ठीक कहा आपने। मैं आज जो कुछ भी हूं वो आपकी ही वजह से हूं। आपने मेरे सामने सालों पहले जो शर्त रखी थी, मैंने वो पूरी भी कर ली है, पर अब मैं उस शर्त से आजाद हूं। इसीलिए अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दे, क्या है तेरा फैसला? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ परिधि से करूंगा, वरना किसी से नहीं। परिधि का नाम सुनते ही जैसे उस घर में मसान सी छा गई। हरीश और सुनैना दोनों के होश उड़ गए। अरे समझाओ अपने बेटे को, दिमाग खराब हो गया इसका। इतना कुछ होने के बाद अभी भी ये उसी लड़की के पीछे है। कबीर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो हुआ उसमें मैं कसूरवार नहीं था, पर मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे कसमों से बांध दिया गया था। पर अब मैं आजाद हूं, हर कसम को पूरा करके उससे आजाद हूं। इसीलिए अब मैं अपनी बेगुनाही और अपना खोया हुआ प्यार दोबारा वापस पाकर रहूंगा। अरे कितने जतन करके तुझे इस बवाल से निकाला है, तो क्यों फिर से उसी रास्ते पर जाना चाहता है? सच्चाई छुपाई जा सकती है पर मिटाई नहीं। मेरे ऊपर उस इंसान के पिता के खून का इल्जाम है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये बात मेरे लिए हर दिन मरने जैसी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे गुनाहगार समझा गया, बल्कि मैं अपने प्यार को इंसाफ नहीं दिला पाया। पर बेटा। नहीं माँ, प्लीज अब मुझे मत रोकिएगा। ये कहकर कबीर वहां से चला गया। अब तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा बेटा सब तबाह करके छोड़ेगा।
ये कहकर हरीश भी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ राहुल गुस्से में अपने घर पहुँचा। वहीं विनय रायचंद हॉल में बैठे हुए थे। राहुल को गुस्से में देखकर वो कुछ कहने को आगे बढ़े कि तभी राहुल उन्हें हाथ दिखाते हुए बोला, इस वक्त नहीं पापा, इस वक्त आपका कोई भी टॉन्ट या कमेंट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया और विनय रायचंद बस उसे देखते रह गए। राहुल अपने कमरे में चला गया और उसके कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। उसने लाइट ऑन की और गुस्से में जाकर कबर्ड से शराब की बोतल निकाली और पीने लगा। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त रोहित का था। राहुल ने फोन उठाया। साले कहाँ है तू, जिंदा है कि नहीं? लगता है अपनी महबूबा के साथ ज्यादा ही बिजी है, तभी दोस्तों के लिए टाइम नहीं रह गया तेरे पास। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राहुल फोन रखने लगा। तभी रोहित बोला, क्या हुआ बे, तेरा मूड क्यों ऑफ है? भाभी जी से लड़ाई हो गई क्या? ये कहकर रोहित हंसने लगा, जिससे राहुल और इरिटेट हो गया और उसने फोन काट दिया। तभी रोहित का दोबारा फोन आया और वो बोला, हुआ क्या बताओ तो? मैंने उस परिधि से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। ये बोलते हुए राहुल ने गुस्से में रोहित को सारी बात बताई, जिसे सुनकर एक पल को रोहित हक्का बक्का रह गया और फिर बोला, मैंने तेरे जैसा गधा आज तक नहीं देखा। क्या बकवास कर रहा है तू? तू कब से परिधि से प्यार करने लगा राहुल? भूल गया कितने सालों से तू परिधि के साथ क्यों है? 7 साल पहले जब परिधि ने तेरा प्रपोजल ठुकराया था, तब तूने हमसे शर्त लगाई थी कि तू इस लड़की का गुरूर तोड़कर इसे बिस्तर तक लेकर आएगा, और इसी वजह से तूने उससे एंगेजमेंट तक कर ली थी और आज तक अच्छे बनने का नाटक किया। पर मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद तूने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर लिया। रोहित की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। उस परिधि का कबीर से क्या है और क्या नहीं, तुझे उससे क्या लेना देना? तू सिर्फ अपने मकसद पर फोकस कर और इस बात का ध्यान रख कि ये बात आगे अगर अंकल तक पहुंच गई ना, तो तेरी तो बैंड बज जाएगी। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि वक्त रहते मैटर संभाल ले। रोहित के समझाने पर राहुल को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। गलती का एहसास होते ही राहुल बोला, तू सही कह रहा है रोहित, मैंने बेवकूफी में बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, पर आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरे अंदर के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अब मैं परिधि को दोबारा मनाऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके सामने अपनी नाक ही क्यों न रगड़नी पड़े। ये कहकर राहुल ने फोन काट दिया और एक धूर्तता के साथ खुद से बोला, अब तुम देखना कबीर कि मैं कैसे तुम्हारी माशुका को तुम्हारी आंखों के सामने अपनी बाहों में भरता हूँ। तुम्हारे उस थप्पड़ का जवाब तुम्हें इस थप्पड़ से मिलेगा, जिसकी टीस तुम्हें सारी जिंदगी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ परिधि बस स्टॉप पर बैठी थी। तभी अहमदाबाद की बस का अनाउंसमेंट हुआ। वो जैसे ही उस बस की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसके फोन पर ऋचा का फोन आया। 1-2 बार उसने फोन नहीं उठाया, पर बार बार फोन आने पर उसने फोन रिसीव किया। हेलो परिधि, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इसके बाद ऋचा ने परिधि से कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए और वो तुरंत बस स्टॉप से बाहर की तरफ भागी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसने परिधि को इस कदर परेशान कर दिया? आखिर क्या है बीते 7 सालों की कहानी जिसने कबीर और परिधि को इस कदर अलग कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परिधि भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची और भागकर सीधा रिसेप्शन पर गई। मिसेस सुषमा शर्मा। 1 सेकंड मैम। रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पर डिटेल्स चेक करने लगी। 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 303। थैंक यू। और वो सीधा 3rd फ्लोर की तरफ भागी। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंची, वहीं उसे अक्षत बोर्ड के बाहर टहलता दिख गया। साथ में ऋचा भी खड़ी हुई थी। अक्षत, क्या हुआ मॉम को और कैसे हुआ ये सब? आपके घर से निकलने के बाद मॉम बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी भी थी। वो अपने कमरे में ऊपर जा रही थी कि तभी उनका बीपी एकदम से शूट अप हो गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिस वजह से उनके सर पर चोट आ गई है। ये कहते कहते अक्षत के आंसू बहने लगे। परिधि भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। पास खड़ी ऋचा उनके पास आई और परिधि के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने लगी। संभालो खुद को परिधि, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा ऋचा?
आज सिर्फ मेरी वजह से मेरी मॉम इस हालत में है। नहीं दीदी, खुद को ब्लेम मत कीजिए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आई ट्रस्ट यू। दूर खड़ा कबीर बेबसी से सब कुछ देख रहा था। वो बिना कुछ कहे सीधे अपने केबिन में चला गया। तभी ऋचा ने उसे जाते हुए देख लिया और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। केबिन में कबीर की आंखों के सामने परिधि का दुखी चेहरा घूमने लगा और उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। तभी वहाँ ऋचा आ गई। मैं खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ ऋचा। मैं परिधि का दुख बांटना चाहता हूँ, पर पिछली बार की तरह इस बार भी हालातों से मजबूर हूँ। क्यों मेरी ही किस्मत में ये सब कुछ लिखा है? क्या मैं इतना मनहूस हूँ कि जब भी परिधि की जिंदगी में आता हूँ, ना चाहते हुए भी उसके दुख का कारण बन जाता हूँ? नहीं कबीर, परिधि के दुख का कारण तुम नहीं बल्कि वो राहुल है। आज सुषमा आंटी राहुल की वजह से इस हालत में है। क्या मतलब? जब तुम्हारे जाने के बाद मैंने परिधि को फोन किया तब उसका फोन नहीं उठा। मैंने कई बार उसका फोन ट्राई किया पर वो नहीं उठा रही थी। टेंशन में मैंने उसके घर पर फोन कर दिया, जहां अक्षत ने घबराते हुए फोन उठाया और सुषमा आंटी के गिरने और बेहोश होने के बारे में बताया। अकेले होने की वजह से उसे समझ नहीं आया कि वो परिधि को फोन कर ले और ऊपर से सुषमा आंटी की हालत देखकर वो बहुत परेशान था। जल्दी से मैं उसके घर पहुंची, तब तक वो जैसे तैसे करके आंटी को कार में बैठा चुका था। मैं भी उसके साथ हॉस्पिटल आ गई। रास्ते में मैंने परिधि को फोन करके इसके बारे में बताया। हम लोग हॉस्पिटल आ गए और मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। हॉस्पिटल में मुझे अक्षत ने जो बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। कबीर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा और ऋचा ने उसे राहुल ने वहां आकर जो कुछ किया उसके बारे में कबीर को बताया। कबीर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। राहुल ने अच्छा नहीं किया। हॉस्पिटल में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं था। याद नहीं कैसे परिधि के पीछे पड़ा रहता था। कितनी ही बार परिधि ने इसे मना किया था पर फिर भी ये नहीं मानता था। कबीर और परिधि के स्कूल ने स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया था, जहां दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। कबीर ने स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया था। उसी रेस में राहुल ने भी अपने स्कूल से पार्टिसिपेट किया था। परिधि अपने स्कूल के बच्चों के साथ कबीर के लिए चीयर कर रही थी। उसी दौरान ग्राउंड पर खड़े राहुल की नजर उस पर पड़ी, पर तब तक रेस स्टार्ट हो गई। कबीर और राहुल में बराबरी की टक्कर थी। राहुल ने सबकी नजरों से बचकर जानबूझकर कबीर को हल्का सा साइड से पुश किया, जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए। राहुल एक शैतानी मुस्कान देकर आगे निकल गया। कबीर को राहुल पर बहुत गुस्सा आया और उसने बिना वक्त गवाए खुद को संभाला और बहुत तेज स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा और मात्र 10 सेकंड के फासले से वो ये रेस जीत गया। राहुल उसे गुस्से से देखने लगा, जिसे देखकर कबीर ने उसे एक मुस्कान पास करी और वहाँ से चला गया। तभी राहुल का दोस्त रोहित उसके पास आया। यार राहुल, तू हार कैसे गया? बल्कि मैंने देखा था कि तूने उस लड़के को हल्का सा धक्का भी दिया था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर इस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता। राहुल रोहित से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी परिधि पर दोबारा से पड़ी। रेस का छोड़, वो देख क्या माल खड़ा है। हाँ यार, सही कह रहा है। इवेंट खत्म होने के बाद इससे सेटिंग बनाऊंगा जाकर। हाँ बना लेना। वैसे भी बिजनेस टाइकून विनय रायचंद के बेटे से दोस्ती करने के लिए तो लोग तैयारी खड़े रहते हैं। रोहित की बात सुनकर राहुल ने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया और दोनों स्पोर्ट्स डे इवेंट के खत्म होने का वेट करने लगे। सारे स्पोर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद सारे विनर्स को मेडल मिले। कबीर को भी मेडल पहनाया गया। मेडल लेकर ग्राउंड में वो वहां आया जहां परिधि खड़ी थी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रेसिंग मास्टर, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो जीत पाया हूँ परिधि, वरना मैं तो पार्टिसिपेट करने के ही मूड में नहीं था। अब मैं तो हूँ ही ग्रेट। नो डाउट। दोनों हंसने लगे और कबीर ने परिधि को एक साइड हग दिया। आई लव यू। आई लव यू टू। दूर खड़े राहुल और रोहित सब कुछ देख रहे थे। भाई ये तो पहले से ही सेट है और देखकर लगता है कि बहुत प्यार भी करते हैं एक दूसरे को। राहुल ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। एक हफ्ता बीत गया पर राहुल के दिमाग में अभी भी परिधि चढ़ी हुई थी। राहुल अपने कमरे में था, तभी उसके पास उसकी माँ अंबिका आई। राहुल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना है। माँ आप लोग चले जाइए, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? तुम्हारा तो पार्टीज में जाने का हमेशा मन रहता है, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है माँ, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। चलो अच्छा लगेगा।
आशी भी जा रही है, और वैसे भी हम चारों को एक साथ टाइम कहाँ ही मिलता है साथ रहने का। इन पार्टीज के बहाने ही कुछ टाइम एक साथ स्पेंड कर लेंगे। अंबिका के बार बार कहने पर राहुल को मानना पड़ा और वो लोग पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में परिधि भी अपने पापा विजय, सुषमा और अक्षत के साथ आई हुई थी। मिस्टर विजय शर्मा भी एक बिजनेसमैन थे। विजय और विनय रायचंद अक्सर ऐसी पार्टीज में मिलते रहते थे, इसलिए उनकी अच्छी जान पहचान थी। राहुल ने जैसे ही परिधि को देखा, उसका सारा मूड ठीक हो गया। अच्छा ही हुआ कि मैं पार्टी में आ गया, वरना मेरे हाथ से इतना बड़ा मौका निकल जाता। ये सोचकर राहुल परिधि के पास गया। हाय। हाय। पहचाना मुझे? मैं राहुल। पिछले हफ्ते तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे इवेंट हुआ था, तो उसमें रेसिंग में रनर अप था मैं। ओह अच्छा, ग्रेट। पर मैंने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? अब तुम पर किसी की भी नजर पड़ेगी तो वो यूं ही भूल थोड़ी पाएगा तुमको। परिधि को राहुल की बात थोड़ी अजीब लगी। एक्सक्यूज मी। अरे क्या हुआ? शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई। मैं तो मजाक कर रहा था। वो एक्चुअली रेसिंग कंपटीशन में जो जीता था ना, मैंने उसके साथ तुम्हें देखा था, इसीलिए याद हो तुम मुझे। ये सुनकर परिधि थोड़ा नॉर्मल हुई। ओके। वैसे तुम इस पार्टी में कैसे? एक्चुअली मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है, तो अक्सर हमारा आना होता रहता है ऐसी पार्टीज में। चलो ये सही है, अब तो अक्सर मिलना होता ही रहेगा। परिधि ने फोर्स्ड स्माइल पास करी और वहाँ से जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? एटलीस्ट अपना नंबर तो देती जाओ। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। फ्रेंड्स? वो हम कब बने? हाँ, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन जरूर हुई है हमारे बीच, पर दोस्ती कब हुई? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर नहीं दे सकती। ये कहकर परिधि वहाँ से चली गई। राहुल मन ही मन क्लिस करता रह गया। पार्टी में राहुल की नजरें सिर्फ परिधि पर थीं। परिधि अपने मम्मी पापा और भाई के पास आ गई, जो विनय रायचंद, अंबिका और छोटी सी आशी के साथ खड़े थे। परिधि नहीं जानती थी कि वो राहुल का परिवार है। बेटा, अंकल आंटी से नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। भाई साहब, ये मेरी बेटी है परिधि। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। राहुल ने जब परिधि को अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा देखा, तो वो भी जल्दी से वहाँ आ गया। विनय रायचंद ने राहुल का इंट्रोडक्शन विजय और सुषमा से कराया। राहुल ने इम्प्रेशन जमाने के लिए झट से पैर छू लिए और उनसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। बेटा, ये है परिधि, मेरी बेटी। हाँ आंटी, मैं इसे जानता हूँ। पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स इवेंट में हमारा स्कूल इसके स्कूल गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वैसे परिधि, इस वक्त बायो में तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? एक्चुअली हमारे यहाँ बायो के टीचर इतना खराब पढ़ाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता और न ही प्रॉपर नोट्स देते हैं। हाँ, वो अभी सेल साइकिल और सेल डिवीजन चल रहा है। वाह, वो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है। काश मैं तुम्हारे नोट्स ले पाता। राहुल ने उदास चेहरे से कहा। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, तुम फोन पर नोट्स मंगा लेना। पर आंटी, नंबर। परिधि, बेटा राहुल को अपना फोन नंबर दे दो। परिधि ने राहुल की तरफ देखा, जो अभी भी बेचारा सा मुंह बनाए खड़ा था। परिधि को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया, पर इस वक्त फोन नंबर देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बेमन से राहुल को अपना फोन नंबर दे दिया, जिसे पाकर मन ही मन राहुल ने अपनी जीत महसूस करी। कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब राहुल का रोज का हो गया था। वो स्कूल जाने से पहले और लौट कर आने के बाद परिधि को क्रिंजी से मैसेज किया करता था, जिससे परिधि इरिटेट होती रहती थी। स्कूल में परिधि ने ये बात ऋचा और कबीर को बताई। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इस लड़के ने तो पागल कर रखा है। ब्लॉक भी नहीं मार सकती, क्योंकि हम दोनों के परिवार फैमिली फ्रेंड्स हैं। ऊपर से अक्सर पार्टीज वगैरह में मिलना होता है, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। परिधि ने हाँ में सर हिलाया और कबीर की तरफ देखा, जो हंस रहा था। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो? तो उस बेवकूफ राहुल की बातों पर हंसू ना तो क्या करूं? आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो तुम्हें प्रपोज कर दे। शट अप कबीर। ये कहकर परिधि वहाँ से चली गई। शाम को घर पहुँचने के बाद जब उसने अपना फोन चेक किया, तो वहाँ एक्चुअल में राहुल का प्रपोजल पड़ा हुआ था। परिधि ने अपना सर पकड़ लिया और फिर झुंझलाते हुए राहुल को फोन मिलाया। ये तुमने मुझे अभी क्या मैसेज किया है? बस अपने दिल की बात लिखी है। सुनो राहुल,
मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे प्रपोजल में, इसलिए पहली और आखिरी बार कह रही हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये कहकर परिधि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। परिधि की ना से राहुल का ईगो हर्ट हो गया और उसने मन में ठान लिया कि वो परिधि को अपने सामने झुका कर रहेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल से इतना इरिटेटेड रहने वाली परिधि उसके साथ आ गई? कबीर और परिधि के अलग होने के पीछे क्या वजह थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नर्स, मेरी मॉम कैसी है? और डॉक्टर, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? और मेरी मॉम का केस कौन हैंडल कर रहा है? डॉक्टर कबीर। व्हाट? क्या इस हॉस्पिटल में उनके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है? पहले डॉक्टर खुराना इस केस को हैंडल करने वाले थे, पर डॉक्टर कबीर पर्सनली इस केस को हैंडल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये केस अपने हाथ में ले लिया। और वैसे भी आपको तो रिलैक्स्ड होना चाहिए कि आपकी मदर सेफ हैंड्स में है। परिधि चाहकर भी नर्स को कोई जवाब नहीं दे पाई और नर्स वहाँ से चली गई। अक्षत, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो दीदी? कबीर से बात करने। आखिर वो होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि वो मॉम का केस हैंडल करेगा? परिधि जाने लगी, तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, इस वक्त हमारे लिए मॉम की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, तो फिर चाहे कोई भी उनका केस हैंडल क्यों ना करे। परिधि अक्षत की बात सुनकर चुप हो गई, पर फिर वहाँ से जाने लगी। अक्षत ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मॉम के केस के रिगार्डिंग बात करने जा रही हूँ। अक्षत ने हाँ में सर हिलाया और परिधि वहाँ से चली गई। परिधि कबीर के केबिन के पास पहुंची, तभी उसे केबिन के शीशे से रिचा दिखी। अरे, ये रिचा कबीर के केबिन में क्या कर रही है? कहीं कबीर उसे परेशान तो नहीं कर रहा? ये सोचकर परिधि कबीर के केबिन के अंदर जाने लगी। तभी उसके कान में रिचा के शब्द पड़े। कबीर, कुछ भी करके इस राहुल को परिधि की जिंदगी से निकालना होगा। फिक्र मत करो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। रिचा और कबीर की बात से परिधि सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका रिश्ता तोड़वाना चाहती है। वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधा केबिन के अंदर चली गई। अचानक से परिधि को वहां आया देखकर कबीर और रिचा भी चौंक गए। परिधि, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती रिचा कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती हो। तुमने मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहा? तुम मुझे गलत समझ रही हो परिधि। मैं नहीं चाहती थी कि वो राहुल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे। वो अच्छा इंसान नहीं है परिधि, और अब तो इसका सबूत तुम्हें खुद भी मिल चुका है। देखा नहीं तुमने किस बदतमीजी से उसने तुम्हारे साथ बर्ताव किया? अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो ऐसे करता क्या? राहुल अच्छा इंसान नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा इंसान है रिचा? वो जिसने मेरे पिता को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। परिधि ने बेइंतहा नफरत से कबीर की तरफ देखकर कहा, और कबीर ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम कह रही हो कि तुम मुझे राहुल से बचाना चाहती हो क्योंकि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पर तुम ये बताओ कि किसी की उजड़ी हुई जिंदगी और टूटे हुए दिल को कोई और क्या ही बर्बाद करेगा? मेरी जिंदगी तो सालों पहले बर्बाद हो चुकी है रिचा। अरे, मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है जिसने एक ही झटके में उन दोनों इंसान को एक साथ खो दिया जिनसे सबसे ज्यादा प्यार किया था मैंने। एक इस दुनिया से चला गया और दूसरा उसकी वजह है। ये कहते कहते परिधि वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। परिधि, एक बार अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, नहीं पूछना मुझे अपने दिल से, क्योंकि अब मेरा दिल कोई जवाब ही नहीं देता है। और आज जो ये तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब तो तुम भाग गए थे। हर सबूत तुम्हारे खिलाफ था। हर कोई कह रहा था कि तुम कातिल हो, पर मैंने नहीं माना। अपनों के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारे लिए खड़ी रही और तुमने क्या किया? भाग गए। शहर क्या, देश ही छोड़ दिया। तुमने तो खुद साबित कर दिया कि तुम एक खूनी हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने एक वक्त मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। 2 साल मेरे उसी ट्रॉमा में बर्बाद हो गए। आज जिस राहुल को तुम बुरा भला कह रहे हो ना, वही था जो उस वक्त हमारा सहारा बना, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। उसने मेरा और मेरी माँ के बीच का रिश्ता ठीक कराया, हमें संभाला, जिसके बदले अगर वो कुछ भी कह दे तब भी उसका एहसान कम नहीं होगा, समझे तुम? ये कहकर परिधि ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। कबीर आंसू भरी आंखों से बस उसे जाता हुआ देखता रहा। अब क्या होगा कबीर? परिधि तो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। कबीर ने रिचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। शायद अभी वो इस हालत में नहीं था कि कोई जवाब दे सके।
वो सीधा वॉशरूम में चला गया और कस कस कर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। परिधि के कहे शब्द लगातार कबीर के कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं परिधि कि मैं मजबूर था। कुछ देर बाद कबीर थोड़ा नॉर्मल हुआ और बाहर आ गया। वो सुषमा को चेक करने उनके वार्ड में गया, जो अभी भी बेहोश थी। परिधि और अक्षत वहीं बैठे हुए थे और पास ही में ऋचा खड़ी थी। कबीर ने बिना परिधि की तरफ देखे चीजें मॉनिटर करके नोटपैड पर लिखी और अक्षत से कहा, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, इसीलिए खतरे की कोई बात नहीं है। बस हाथ पर दम लगने की वजह से दोनों कलाइयों में फ्रैक्चर हो गया है। बाकी ब्लड प्रेशर की दवा मैंने लिख दी है। बाकी कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस से दूर रहें। तुम दूर रहो हमारी जिंदगी से, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। कबीर ने परिधि को एक नजर देखा और वार्ड से जाने लगा। तभी वार्ड के दरवाजे पर उसे राहुल मिल गया। राहुल को वहां देखकर सब चौंक गए। कबीर और राहुल दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। कबीर वहां से चला गया। राहुल, तुम यहाँ? अब तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ और भी कहना बाकी रह गया है? मैं यहाँ तुमसे और बाकी सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। राहुल, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और तुम्हें मॉम के बारे में कैसे पता चला? मैं तुम्हारे घर गया था तो फिर तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला। मैं जानता हूँ परिधि कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए। मैंने हरकत ही ऐसी करी है, पर यकीन मानो मैं इस तरह से कबीर को अपने सामने अचानक देखकर मैं अपना आपा खो बैठा और ना जाने क्या क्या बक दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो परिधि। राहुल प्लीज, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मुझे यहाँ दोबारा और कोई तमाशा नहीं चाहिए है। ये कहकर परिधि ने अक्षत के हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिया और वार्ड से बाहर निकल गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे गया। ऋचा को राहुल को देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षत, मैं जो कहने जा रही हूँ मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, पर परिधि की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कहती हूँ, राहुल सही इंसान नहीं है। हो सके तो दोबारा से उसको उसके जाल में फंसने से रोक लो। ये कहकर ऋचा वहां से चली गई और अक्षत के मन में हजार सवाल छोड़ गई। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही परिधि रिसेप्शन के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि वहां मौजूद लोग सब उसे ही घूर रहे हैं। एक इंटर्न परिधि को देखकर साथ खड़े दूसरे इंटर्न से बोला, भाई इसके तो मजे, दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ अमीर बाप का इकलौता लौंडा। सही कह रहे हो, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ये कहकर दोनों हंसने लगे। परिधि को बहुत जिल्लत महसूस हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने भी उन दोनों की बातें सुनी। उसने सामने से तो गुस्सा जताया, पर मन ही मन परिधि की बेइज्जती होते देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वहीं कबीर जो अपने राउंड पर निकला था, उसने भी खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। कबीर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपने केबिन में चला गया। केबिन में पहुंचते ही कबीर ने किसी को फोन करा। मुझे राहुल रायचंद के बारे में एक एक जानकारी चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी। क्या करता है, कहाँ जाता है, किन से मिलता है, सब कुछ जल्द से जल्द। ये कहकर कबीर ने फोन रख दिया। अब इस खेल का अंत होकर रहेगा। तेरी सच्चाई सामने आकर रहेगी राहुल रायचंद। परिधि चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर मैं तुझे उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ परिधि ने भरे गले से दवाई ली और चुपचाप वहां से जाने लगी। राहुल दोबारा से उसके पीछे आने लगा। परिधि के साथ वो भी वार्ड में घुसने लगा। इतना सब करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली? अब और क्या चाहते हो मुझसे? क्यों पीछे पीछे आ रहे हो मेरे? देखो मेरी माँ की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत। नहीं, तुम नहीं समझ सकते राहुल। अगर समझ सकते तो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। प्लीज चले जाओ यहाँ से। राहुल हताश होकर वहां से जाने लगा कि तभी अक्षत वार्ड से बाहर आकर बोला, दीदी मॉम को होश आ गया है। ये सुनकर परिधि ने चैन की सांस ली और भागते हुए अंदर आ गई। सुषमा बेड पर लेटी हुई थी। मॉम आप ठीक तो? सुषमा ने परिधि को देखकर अपना मुंह फेर लिया। परिधि उनके पास आकर बैठ गई। मॉम आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कबीर इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाला है। जितना शॉकिंग ये बाकी सबके लिए था, उतना ही मेरे लिए भी है। मैं सच कह रही हूँ। मान लिया, पर स्कूल रियूनियन वहां का क्या परिधि? वो वहां भी तो था, तब भी तुमने ये बात किसी को नहीं बताई। क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मॉम। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। सुषमा कुछ बोलने जा ही रही थी
कि तभी उनकी नजर वार्ड में अंदर आते राहुल पर पड़ी। राहुल को वहां देखकर वो शॉक्ड रह गईं। जो कुछ भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे आपसे नजरें मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है आंटी, पर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कबीर को अपने सामने देखकर मैं एकदम से बौखला गया था और इसी वजह से मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। इसी वजह से मैं परिधि और आप सबको ना जाने क्या क्या बोल गया। मैंने तुमसे मना किया था ना राहुल, फिर भी तुम अंदर क्यों आए? प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। राहुल का चेहरा उतर गया और वो वहाँ से जाने लगा। तभी सुषमा ने उसे रोका। रुको राहुल। सुषमा की आवाज सुनकर राहुल रुक गया। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ मॉम। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी परिधि जब तुम राहुल को अपनाओगी। मॉम ये आप क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो राहुल को दोबारा से अपना लो। मैं समझ सकती हूँ कि राहुल ने ऐसा बर्ताव किन परिस्थितियों में किया होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। परिधि के पास अपनी मॉम की नाराजगी दूर करने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। बस अब मैं ठीक होते ही राहुल के घर पर बात करके तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दूंगी। परिधि और बाकी सब सुषमा की ये बात सुनकर शॉक्ड रह गए। यार ये बुढ़िया तो शादी तक पहुंच गई। खैर अगर मंजिल तक पहुंचने का यही रास्ता हुआ तो मैं वो भी करूंगा और बाद में छोड़ दूंगा। ये सोचकर राहुल मन ही मन खुश होने लगा। मॉम इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं न कहीं अक्षत के मन में ऋचा के शब्द गूंज रहे थे। नहीं अक्षत, मैं नहीं चाहती जो इस बार हुआ वो दोबारा कभी हो और उसे दोबारा हमारी जिंदगी में आग लगाने का मौका मिले। और वैसे भी ये तो होना ही था एक ना एक दिन, तो फिर अब क्यों नहीं? मैंने फैसला कर लिया है बस। परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी वार्ड में कबीर आ गया। कबीर को देखते ही सुषमा के चेहरे के भाव बदलने लगे और उनकी आंखों में बेतहाशा नफरत और गुस्सा उतर आया। क्या कबीर परिधि और राहुल की शादी रोक पाएगा? क्या हर सच बाहर आ चुका है या अब भी कुछ ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्यों राजा, आखिर तू अपने मकसद में कामयाब हो ही गया? मकसद? कैसा मकसद? और कौन हो तुम? और अंदर कैसे आई? जाओ यहाँ से। देख नहीं रही कि मेरी बेटी की शादी हो रही है? देख तो रही हूँ, और साथ में ये भी कि कैसे तुम अपनी बेटी की शादी अपने ही पति के खूनी से करा रही हो। बिंदिया की बात ने सबको अंदर तक हिला दिया और राहुल बहुत घबरा गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो यहाँ से। पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे मेरी तो मजबूरी है पैसा, पर तू तो अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे मुंह पर पैसे मारता है हर महीने। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम जिससे शादी कर रही हो ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। ये तो बस एक शर्त जीतने के लिए और तुम्हें बिस्तर तक लाने के लिए शादी कर रहा है। तुम्हारे बाप को इसकी असलियत पता चल गई थी, इसलिए इसने उनको चाकू मारकर मार डाला। परिधि एकदम शॉक्ड रह गई और राहुल बौखला सा गया। झूठ बोलना बंद करो। यहाँ तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी शादी हो रही है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। बिंदिया कहीं नहीं जाएगी। कबीर ने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, जहाँ उसके साथ उसके माता पिता और ऋचा भी खड़े थे। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल है मेरा और परिधि का रिश्ता तोड़ने की? साजिश रचना तुम्हारा काम है राहुल, मेरा नहीं। सुषमा आंटी आप चुप क्यों है? इसे यहाँ से बाहर निकालिए ना। निकल जाओ यहाँ से कबीर, और इन सबको भी लेकर जाओ। चला जाऊंगा, बस एक बार राहुल अपना गुनाह कबूल कर ले कि इसने विजय अंकल को चाकू मारकर मारा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो क्या ये सच नहीं कि इसी बात को छुपाने के लिए तुम मुझे हर महीने पैसे देते हो? क्योंकि एक रात नशे की हालत में तुमने ये कबूल किया था कि तुम ही ने विजय शर्मा की चाकू मारकर हत्या करी थी। ये झूठ है, मैंने विजय शर्मा को चाकू नहीं मारा। तो फिर कैसे मारा? कार से कुचलकर। राहुल के मुंह से हड़बड़ाहट में निकल गया। राहुल के शब्दों ने सुषमा और परिधि को झकझोर कर रख दिया। परिधि, मैंने कुछ नहीं किया, ये इस कबीर ने जानबूझकर। राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी परिधि ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। चुप, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मुझसे इतना बोलने की हिम्मत है तुम में? तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर राहुल डर गया। अपने आप सब कुछ बताओगे या पुलिस के डंडे खाने के बाद?
कोई रास्ता ना दिखने पर राहुल के सामने सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब परिधि ने मेरा प्रपोजल ठुकराया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी झुंझलाहट में मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, जो मेरा मजाक उड़ाने लगे। इससे मेरा ईगो हर्ट हो गया और मैंने उनसे शर्त लगा ली कि परिधि को बिस्तर तक लाकर रहूंगा। मैंने परिधि और उसके परिवार के बारे में जानकारी करना शुरू कर दिया, जिस दौरान मुझे पता चला कि विजय अंकल परिधि का असली पिता नहीं है और सुषमा आंटी मिडिल क्लास लोगों से नफरत करती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी एक मिडिल क्लास आदमी ने बर्बाद करी थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उनके सामने इंप्रेशन जमाना शुरू किया और मैंने ही एक दिन कबीर और परिधि के साथ की फोटोज उन्हें भेजकर इन दोनों के रिश्ते के बारे में बता दिया। मैं जानता था कि सुषमा आंटी को पता चलते ही वो इस रिश्ते को तोड़वा देंगी, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। सुषमा आंटी को इन दोनों की दोस्ती नहीं पसंद आई, क्योंकि कबीर बड़े घर से नहीं था। सब कुछ सही जा रहा था, पर तभी एक गड़बड़ हो गई। और भाई, कहां तक पहुंची तेरी गाड़ी? अरे सब एकदम सही जा रहा है, बहुत जल्द वो हो जाएगा जो मैं चाहता हूं। वो परिधि मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होगी। उसकी मां को तो मैंने पूरी तरह से अपने वश में कर ही लिया है। कबीर भी अपने आप रास्ते से हट रहा है, बस सही मौका मिले और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और उस परिधि की सारी अकड़ ठिकाने आ जाए। तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। रोहन से बात करके राहुल जैसे ही पलटा तो उसके सामने विजय खड़े थे, जो उसे गुस्से से देख रहे थे। राहुल उन्हें अपने सामने देखकर घबरा गया। अंकल, वो मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतनी ऊंची बात करने की? अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। ये कहकर विजय गुस्से में वहाँ से चले गए। राहुल भी उनके पीछे पीछे गया। विजय कार में बैठे और वहाँ बैठकर उन्होंने कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। तुम मुझे अक्सा बीच के पास मिलो। ये कहकर विजय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कबीर भी अपने घर से एक पुरानी सी टूटी फूटी कार लेकर निकला। विजय ने अपनी कार साइड में रोक ली और कबीर का इंतजार करने लगे। राहुल उनसे थोड़ी दूर खड़ा होकर विजय की अगली हरकत का इंतजार करने लगा। जैसे ही कबीर की कार उसे आती हुई दिखी, उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधकर कबीर की कार से थोड़ी आगे अपनी कार चलानी शुरू कर दी और विजय के पास आकर उसने जानबूझकर उन्हें हल्की सी ठोकर मारी, जिससे वो गिरकर कबीर की कार के सामने आ जाएं और एक्सीडेंट हो जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विजय टक्कर की वजह से कबीर की कार के सामने आ गए और उन्हें जोर की ठोकर लग गई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। कबीर घबराकर बाहर आया और विजय को देखने लगा। वो बेहोश हो गए थे। कबीर घबराकर इधर उधर देखने लगा और लोगों को बुलाने के लिए थोड़ा आगे चला गया। मौके का फायदा उठाकर राहुल ने अपनी कार से बेहोश पड़े विजय को कुचल दिया और वहाँ से भाग गया। मैंने जाने के बाद आगे मिले कुछ आदमियों से कह दिया कि कार ने एक आदमी को कुचल दिया। कबीर जब वापस आया और विजय को इस हालत में देखा तो बहुत डर गया और खुद ही हिम्मत करके उन्हें उठाकर कार में बिठाकर ले जाने लगा, जिससे उसके कार के टायर पर भी खून के निशान आ गए। वहां आए लोगों ने उसी को कातिल समझा और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसे जेल में डाल दिया गया। पर परिधि को अभी भी कबीर पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक अनजान आदमी बनकर कबीर को छुड़ाने में लगे उसके बाप हरीश को फोन किया और कहा कि वो उसके बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे दे देगा, पर उसके बदले में उसे अपने बेटे को इस देश से दूर भेजना होगा। कबीर के बाप ने मेरी बात मान ली और वैसा ही हुआ। मेरे दिए पैसों से कबीर छूट गया, जिससे केस बंद हो गया और वो परिधि की जिंदगी से भी दूर हो गया। उसी का फायदा उठाकर मैंने परिधि और उसके परिवार के मन में कबीर के लिए नफरत भर दी और उनका शुभचिंतक बन गया। एक दिन शराब के नशे में जब मैं कोठे पर बिंदिया के पास गया तो उसी में मेरे मुंह से बात निकल गई, जिसकी वजह से बिंदिया मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसका मुंह बंद करने के लिए ही मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ। राहुल के इस काले रूप ने सबको अंदर तक हिला दिया, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप को भी। सुषमा ने राहुल को 4-5 चांटे मारे। बेशरम, खूनी, मैंने तुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया और तूने मेरे ही पति को मार डाला और मेरी बेटी की भी जिंदगी तबाह करने चला था। शर्म आती है खुद पर कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान बे औलाद रहे। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। पुलिस राहुल को ले जाने लगी। राहुल ने गुस्से से कबीर और परिधि की तरफ देखा। ये मत सोचना कि मैं हार गया हूँ। मैं वापस आऊंगा और चुन चुन कर तुम दोनों से बदला लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, तुमने मेरे पति की जान बचानी चाहिए और मैं तुमसे ही नफरत करती रही। नहीं आंटी,
आप मुझसे माफी मत मांगिए। माँ बच्चों से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। सुषमा ने कबीर को गले लगा लिया। सुषमा ने कबीर के माता पिता से भी माफी मांगी। परिधि कबीर के पास आई और उसके गले लग गई। आई लव यू कबीर। कहीं ना कहीं मेरा मन कहता था कि मैं गलत इंसान से प्यार नहीं करती, पर गुस्से और नफरत की पट्टी मुझे तुम्हारे चेहरे पर छाई सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करने को मजबूर कर देती थी। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, बस गले लगी रहो। इतने सालों के सारे दर्द मिटा लेने दो मुझे। दोनों एक दूसरे के ऐसे गले लगे थे जैसे अलग हुए तो मर ही जाएंगे। कबीर बेटा, गले नहीं, आज मैं अपनी बेटी का हाथ खुद तुम्हारे हाथ में देती हूँ। उसे अपनाकर मेरी गलतियों का बोझ कम कर दो। उसे अपने प्यार से रंग दो। इस प्यार के बंधन को हमेशा के लिए बांध लो। कबीर ने मुस्कुराकर परिधि की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। कबीर हाथ पकड़कर परिधि को मंडप में ले गया और दोनों पवित्र अग्नि के सामने शादी के बंधन में बंधने को तैयार बैठे थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लव सिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? आपका केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ये कहकर कबीर ने जैसे ही सुषमा की कलाई पकड़ी, उन्होंने झटके से उसका हाथ झटक दिया, जिस वजह से उनके हाथ में दर्द होने लगा। आंटी! परिधि और अक्षत भी उनकी तरफ बढ़े। डोंट यू डेयर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुमसे इलाज कराने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी कबीर गुप्ता। देखिए, पर्सनल चीजें एक तरफ और हेल्थ दूसरी तरफ। बाकी चीजों का इफेक्ट आपकी हेल्थ पर नहीं पड़ना चाहिए। अबे ओए, निकल यहाँ से और अपना ये ज्ञान तो अपने पास ही रख। तेरी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। मेरे परिवार से दूर रह, समझा? तुम्हारा परिवार? हंसना बंद कर। तेरे हंसने से कुछ नहीं बदलने वाला, इसीलिए निकल यहाँ से। तू जो कर रहा है वो सब ठीक है, पर अगर दोबारा मेरे साथ इस तरह की हरकत करी ना, तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में ही दे दूंगा मैं। ये कहकर कबीर वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक एक पल के लिए रुका और राहुल की तरफ मुड़ा। और एक बात, बहुत दिन तूने ढोंग और अच्छा बनने का नाटक रच लिया, पर आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा असली चेहरा सबके सामने ला कर ही रहूंगा मैं। कबीर की आंखों में अलग सा आत्मविश्वास था, जिसे देखकर राहुल के पसीने छूट गए। वहीं परिधि और अक्षत भी कुछ नहीं बोल पाए। तभी सुषमा बोली, किसकी सच्चाई क्या है वो हम सब जानते हैं, पर अगर तुम हमें धमका रहे हो तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुनते जाओ। आज से ठीक 15 दिन बाद परिधि और राहुल की शादी है, जिसका इनविटेशन मैं आज सबसे पहले तुम्हें दे रही हूँ। सुषमा की बात सुनकर परिधि शॉक्ड रह गई। कबीर भी एक पल के लिए सन्न रह गया, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, आपने मुझे बताया उसके लिए शुक्रिया, पर आज एक वादा मैं भी आपसे करता हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर इसका असली चेहरा आप सबके सामने ला कर ही रहूंगा और मेरे प्यार को आप खुद अपने हाथों से मुझे सौंपेंगी। कबीर ने एक नजर परिधि को देखा और वहाँ से चला गया। राहुल मन ही मन घबरा रहा था। कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में? मॉम, ये 15 दिन में शादी वाली बात आपने क्यों कही? I mean... क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं परिधि और राहुल की शादी अगले 15 दिनों में कर दूंगी। राहुल बेटा, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? राहुल, जो उस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम था, सुषमा की आवाज सुनकर होश में आया। नहीं नहीं आंटी। सुषमा ने एक राहत की सांस ली। वहीं पास खड़ी परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक झटके में एक बार फिर से उसकी जिंदगी पलटने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। आंटी, अभी मैं चलता हूँ। घर पर भी इन चीजों के बारे में बताना है मुझे। ठीक है बेटा, यहाँ से डिस्चार्ज होते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने, और इतनी जल्दी ये फैसला लेने के लिए माफी भी मांगूंगी। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आपकी बात को समझेंगे। सुषमा ने राहुल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और राहुल वहाँ से चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में कबीर की कही बात गूंज रही थी। वो घर पहुँचा ही था कि तभी हॉल में उसे विनय रायचंद मिल गए। क्या हुआ राहुल? देख रहा हूँ इस बीच तुम कुछ परेशान हो। कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो आपसे एक बात करनी है। बोलो। सुषमा आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या हुआ उन्हें? राहुल ने उन्हें सीढ़ियों से गिरने वाली बात बताई, पर ये नहीं बताया कि उसकी और परिधि की लड़ाई हुई थी और ना ही कबीर की वापसी की बात। अरे इतनी बड़ी बात हो गई
और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? राहुल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोला। इसके अलावा एक और बात है। राहुल ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ अंबिका भी आ गई। और क्या बात है? सुषमा आंटी चाहती हैं कि 15 दिन बाद मेरी और परिधि की शादी हो जाए। शादी? ऐसे अचानक से? हाँ, अब वो इस मामले में और देर नहीं करना चाहती। बाकी डिस्चार्ज होने के बाद वो खुद आपसे इस बारे में बात करेंगी। ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। विनय और अंबिका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन कबीर और ऋचा एक कैफे में बैठे हुए थे। ऋचा, मैंने एक डिटेक्टिव से राहुल के बारे में सारी जानकारी निकालने को कह दिया है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर हमें राहुल का सच सामने लाना होगा। सुषमा आंटी और परिधि के खुद पर लगा इल्जाम तो मैं आज तक नहीं मिटा सका, पर इस वजह से परिधि की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो कबीर, एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबको नजर आएगी। परवाह नहीं ऋचा, चाहे परिधि मुझसे जिंदगी भर नफरत करे, पर मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ऋचा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत दी और कबीर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर कबीर ने सुषमा का हेल्थ स्टेटस लिया और सीधा अपने केबिन में चला गया। दोपहर के वक्त वो एक केस स्टडी कर रहा था कि तभी रिसेप्शन से उसके पास कॉल आई और वो कॉमन एरिया में चला गया, जहां राहुल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था और गार्ड से बहस कर रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर ना जाने दें, क्योंकि तुम सस्पेंडेड हो। किसकी इतनी हिम्मत जो राहुल रायचंद को हॉस्पिटल में आने से रोके? किसने कहा तुमसे? मैंने। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े कबीर ने कहा। तुम होते कौन हो मुझे हॉस्पिटल में अंदर आने से रोकने वाले? यहाँ का सीनियर डॉक्टर। सस्पेंडेड एम्प्लॉय का ऐसे मुंह उठाकर चले आना अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। मैं यहाँ डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि अपने पेशेंट से मिलने आया हूँ। पेशेंट से मिलना है अगर तो विजिटिंग आवर्स में आओ, जो कि अभी हुआ नहीं है। ऐसे ही किसी भी वक्त तुम नहीं आ सकते, इसीलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। ये कहकर जैसे ही कबीर पीछे मुड़ा तो वहाँ परिधि खड़ी हुई थी। राहुल अंदर नहीं आ सकता हॉस्पिटल के, पर मैं तो अंदर आ सकती हूँ ना। ये कहकर परिधि ने राहुल का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर चली गई। राहुल ने एक शैतानी हंसी के साथ कबीर की तरफ देखा और परिधि के साथ चला गया। कबीर को बहुत बुरा लगा, पर वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से अपने केबिन में चला गया। 5 दिन बीत गए और सुषमा को भी डिस्चार्ज मिल गया। सुषमा ने राहुल के घर पर जाकर शादी की बात कर ली और दोनों परिवार इसके लिए राजी हो गए। दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन कबीर अपने केबिन में बैठा था कि तभी उसके पास डिटेक्टिव खन्ना का फोन आया। जी खन्ना साहब, डॉक्टर कबीर, आप राहुल रायचंद के बारे में बिल्कुल सही थे। वो एक बहुत कमीना इंसान है और वो जैसा खुद को दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने दुनिया के सामने अपनी एक छवि बनाई हुई है जिससे उसके घर वाले भी अनजान है। जो कुछ भी है साफ साफ बताइए। राहुल एक अय्यास किस्म का लड़का है। लेट नाइट पार्टीज, दारू, सिगरेट उसका रोज का है। साथ ही वो एक कोठे पर भी जाया करता है जहां बिंदिया नाम की एक लड़की से उसकी खास दोस्ती है। पर अभी कुछ ही दिनों पहले उसका उस लड़की से एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और उस दिन से वो वहां पर नहीं गया। झगड़े की कोई खास वजह? वहां के लोगों से पता चला कि बिंदिया कुछ कह रही थी कि अगर ज्यादा शानपट्टी करी तो तेरा वो राज दुनिया के सामने खोल दूंगी और तू कहीं का नहीं रहेगा। बिंदिया के ये बोलते ही राहुल ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। ये बात भी सुनने में आई है कि वो बिंदिया को हर महीने एक मोटी रकम देता है। इस बिंदिया से मिलना पड़ेगा। थैंक यू खन्ना साहब। अगर आपको और भी कुछ पता चले तो आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये कहकर खन्ना ने फोन रख दिया। शाम को कबीर खन्ना की बताई जगह पर गया। वहाँ हर तरफ सजी धजी लड़कियां खड़े होकर मर्दों को कमरे में लेकर जा रही थीं। कबीर वहीं खड़ी एक लड़की के पास गया। ए हीरो, चल आज तुझे स्वर्ग दिखाती हूँ। मुझे बिंदिया से मिलना है। ये साला हर कोई बिंदिया को ही क्यों ढूंढते हुए आता है? ऐसा भी क्या खास बात है उसमें? पहले वो अमीर ज्यादा आया करता था और आज ये हीरो। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, वो है बिंदिया का कमरा। हमारे नसीब में तो सब भिखारी ही लिखे हुए हैं। कबीर बिंदिया के कमरे की तरफ चला गया और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। बिंदिया ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर टेक लगाकर कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई। आजा अंदर। कबीर चुपचाप अंदर चला गया। बिंदिया ने दरवाजा बंद कर लिया और उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। बिंदिया, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ भी कोई बात करने आ रहा है। मैं यहाँ तुमसे राहुल रायचंद के बारे में बात करने आया हूँ। बिंदिया का चेहरा उतर गया। इतने अच्छे माहौल में किस बदजात का नाम ले लिया, सारा मूड खराब कर दिया। क्यों, ऐसा क्या किया है उसने जो तुम ये बोल रही हो? वो तो यहाँ अक्सर आता है ना? आता था, पर उसके ऊपर थूक कर उसे यहाँ से भगा दिया। पर एक बात बताओ कि तुम उसे कैसे जानते हो और यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? मैं यहाँ राहुल का सच जानने आया हूँ बिंदिया। अगर उसका सच नहीं पता चला तो किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे साहब, इस दुनिया में तो हर 5 मिनट में ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद होती है, तो एक और सही। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी तो मासूम थी, पर दुनिया की गंदी नजर ने रौंद दिया और आज मैं ऐसी हूँ। अभी तुम खाली खोटी मेरा समय ना बर्बाद करो और जाओ यहाँ से। बिंदिया प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दो। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं था, पर अगर तुम चाहो तो किसी की मदद कर सकती हो सकता है कि इससे तुम्हारे जख्मों पर भी मरहम लग जाए। कबीर ने बिंदिया को बहुत समझाया और अंत में वो मान गई। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? राहुल हर महीने तुम्हें एक मोटी रकम क्यों देता है? कबीर का सवाल सुनकर बिंदिया उसे देखने लगी और उसे बातें बताने लगी। बिंदिया ने कबीर को कुछ ऐसा बताया कि उसके होश उड़ गए। देखते देखते 15 दिन बीत गए और परिधि और राहुल की शादी का दिन आ गया। राहुल दूल्हा बना शीशे के सामने खड़ा था। आज मुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए इतने सालों से मैंने क्या क्या नहीं किया। अब तुम देखना कबीर, कैसे मैं तुम्हारी बुलबुल को तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ा कर ले जाऊंगा। थोड़ी देर में राहुल मंडप में आ गया और हवन कुंड के सामने आकर बैठ गया। दूसरी तरफ परिधि शादी के जोड़े में अपने कमरे में थी। उसने अपने कबर्ड से वही डायरी निकाली जिसमें कबीर की फोटो और लेटर्स थे। आंसू के कुछ बूंद उस पर टपक गए। आज ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। काश तुमने वो ना किया होता तो शायद कहानी कुछ अलग होती। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ साथ तुम्हें अपने दिल से भी आजाद करती हूँ कबीर, जिसके किसी कोने में इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ था। मैं तुम्हें कभी पूरी तरह से नहीं भुला पाई। ये कहते कहते वो रोने लगी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सुषमा रूम के अंदर आई और परिधि को लेकर मंडप में आ गई। राहुल और परिधि की शादी शुरू हो गई। तभी वहाँ बिंदिया आ गई और राहुल और परिधि के सामने आकर खड़ी हो गई। बिंदिया को देखकर राहुल के होश उड़ गए।